अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये उन दिनों की बात है जब मैं डॉक्टरी का इम्तिहान देकर फ्री हुआ था। इम्तिहान से फ्री होने के बाद काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। यूँ लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से उतर गया है। इम्तिहान का रिज़ल्ट कई महीने बाद निकलना था और तब तक मेरे लिए फुर्सत थी। मैं घूमने फिरने का एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाकर घर से निकल खड़ा हुआ। इसी बीच में मेरा गुज़र एक ऐसे कस्बे से हुआ जो समंदर के किनारे बसा हुआ था। ये कस्बा समंदर के किनारे की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बसा था और बिल्कुल एक ऐसी जगह पर जहाँ सड़क अचानक नीची होने के बाद फिर एकाएक ऊंची हो जाती थी। जिस जगह सड़क ऊंची होने लगती थी वहाँ सड़क के बिल्कुल साथ इस कस्बे की सराय थी। ये सराय लाल ईंटों की एक 2 मंजिला इमारत थी जो यूं तो बहुत पुरानी नज़र आती थी, लेकिन कभी कभार मरम्मत होते रहने की वजह से उतनी भी बुरी हालत में नहीं थी। मैं इस कस्बे में सिर्फ 8-10 दिन ठहरने के इरादे से आया था, लेकिन इस कस्बे के आसपास की खूबसूरती मुझे ऐसी भाई कि मैंने अपने फ्री टाइम का बाकी 1 महीना इसी जगह गुजारने का फ़ैसला कर लिया। सराय वाले ने मुझे दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे रखा था। सराय क्योंकि एक ऊंची जगह पर बनी थी, इसलिए अपने कमरे की खिड़की से मुझे समंदर के अलावा आसपास के दूर तक के दृश्य साफ नज़र आते थे और मैं घंटों उनकी खूबसूरती में खोया रहता था। इन दृश्यों की दिलकशी कई दफ़ा मुझे बेकाबू कर देती थी और मैं सराय से बाहर आकर लंबी लंबी सैर के लिए निकल जाता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं समंदर के किनारे की तरफ जा रहा था, मुझे सड़क से कोई 100 गज के फासले पर एक सफ़ेद चीज़ नज़र आई। हैरानी और क्यूरियोसिटी के जज्बे के तहत मैं सड़क से हटकर उसी तरफ गया। करीब जाकर मालूम हुआ कि ये पत्थरों का बना हुआ एक चबूतरा है। उसके बीच में एक चौकोर जगह भी थी। यूँ लग रहा था जैसे ये चबूतरा किसी मीनार की बुनियाद थी या इस पर कोई और चीज़ बांस या खंभे की तरह गड़ी हुई थी। मैंने आसपास देखा, करीब या दूर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं इस चबूतरे के बारे में पूछ सकता। मैं कुछ देर तक हैरत से उस चबूतरे को देखता रहा और फिर समुंदर की तरफ चल दिया। शाम को जब कस्बे के कुछ बड़े बूढ़े गपशप लड़ाने के लिए सराय में आए तो मैंने उनसे उस चबूतरे के बारे में पूछा। वो बड़ी पुरानी चीज़ है बेटा, सराय वाले ने कहा। हमारे पैदा होने से भी पहले की चीज़ है, बल्कि हमारे बाप दादा ने भी इसी हाल में देखा है। हाँ, एक बूढ़े ने कहा। ये काफ़ी ऊंची है, एक और शख्स बोला। सुना है उस पर किसी ज़माने में जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए कोई निशान लगा था, कोई निशान गड़ा था। हाँ भाई, सराय वाले ने कहा। कहते हैं कि यहाँ एक मीनार होता था जिसे जहाज़ों और कश्तियों के मल्लाह दूर ही से देख लेते थे, लेकिन अब तो उसका नामो निशान भी नहीं रहा, चबूतरा ही रह गया है। वो मीनार तो बड़ा प्यारा था पारो, एक बूढ़े ने कहा, लेकिन ना जाने कैसे लोग उसे मनहूस समझने लगे थे। ख़ास तौर पर मछेरे तो उसे बहुत ही मनहूस समझते थे। पता नहीं, उस बूढ़े ने जवाब दिया। मैंने खुद तो देखा नहीं, लेकिन सुना है कि मछेरे उसके बारे में तरह तरह की बातें बताते थे और मेरा ख्याल है कि उस मीनार का जो भी हश्र हुआ है वो उन मछेरों ने खुद ही किया होगा। और इसके बाद वो लोग फिर अपनी आपस की बातों में खो गए। उन लोगों की बातों से मुझे उस चबूतरे के बारे में कोई साफ बात मालूम नहीं हो सकी थी, लेकिन मेरी क्यूरोसिटी कुछ और बढ़ गई। अगले कई दिन मैंने इस कोशिश में गुजारे कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उस चबूतरे के बारे में कोई साफ बात बता सके, लेकिन इस कोशिश का कोई हल नहीं निकल सका। हैरत की बात थी कि उस चबूतरे के बारे में किसी को भी ठीक तरीके से कुछ मालूम नहीं था। मैंने जितने लोगों से भी बात की, उनका कहना यही था कि वो बाप दादा के वक्त से ये चबूतरा उसी जगह देखते आए हैं। ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। एक दोपहर की बात है,
कि मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहा था। बाहर का मंजर कुछ ऐसा दिल फरेब था कि मैं अचानक ही टहलने का इरादा करके अपने कमरे से निकल आया। कमरे से बाहर निकलकर न जाने मेरे जी में क्या आई कि मैंने बाहर घूमने के बजाय ज़रा सराय का चक्कर लगाने का इरादा कर लिया। मुझे सराय में ठहरे हुए 15-20 दिन हो चले थे, लेकिन कितनी हैरत की बात थी ना कि मैंने अभी तक उस सराय को घूम फिरकर अच्छी तरह नहीं देखा था। मेरे कमरे के ठीक सामने एक कमरा था, उसके साथ सीढ़ियाँ थीं, फिर 2 कमरे थे और उनके सामने एक और कमरा था। मैंने पहले अपने सामने का कमरा देखा, वो खाली था। फिर मैंने सीढ़ियों के साथ दोनों कमरे देखे, वो दोनों भी खाली थे। उनमें एक एक खिड़की थी, जबकि मेरे कमरे में 2 खिड़कियाँ थीं। अब आखिरी कमरा बाकी था और उस पर ताला लगा था। चाहिए तो ये था कि कमरे को लॉक देखकर मैं चुपचाप लौट जाता, लेकिन उस वक्त मुझ पर क्यूरोसिटी का भूत चढ़ा हुआ था। कुछ मुझे इस बात की भी तसल्ली थी कि सराय वाले को इस ताक झांक पर कुछ ऐतराज़ नहीं होगा। आखिर सराय का कोई कमरा देख लेने पर सराय वाले को क्या ही ऐतराज़ हो सकता है। इसलिए मैं जाकर अपनी कमरे की चाबी ले आया और उसे उस ताले को खोलने की कोशिश की। जब उस चाबी ने काम नहीं किया तो मैं नीचे जाकर तीनों कमरों की चाबियां ले आया और खुशकिस्मती से उस वक्त सराय वाला मौजूद नहीं था। वो कुछ ख़रीदने के लिए बाज़ार गया हुआ था और वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई नहीं था। इनमें से एक चाबी उस ताले में लग गई। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर झांक कर देखा। इस कमरे में 2 खिड़कियाँ थीं, जिनसे कमरे में पूरी धूप आ रही थी। इससे ज़्यादा रोशन और हवादार कमरा शायद ही कोई और इससे ज़्यादा रोशन और हवादार कमरा शायद और कोई नहीं हो सकता था। दूसरे कमरों के फर्श पर तो दरियां बिछी हुई थीं, लेकिन इसके फर्श पर कुछ नहीं था। कोई फर्नीचर भी नहीं था, सिर्फ एक पलंग था जो कोने में पड़ा हुआ था और उस पर नीले रंग के 4 खाने का एक चादर बिछा हुआ था। वैसे तो एक बेरंग और वीरान वीरान सा कमरा था, लेकिन इस वीरान वीरान से कमरे में मुझे कुछ ऐसी बात नज़र आई कि मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा सारा बदन सर से पांव तक कांप उठा था। गिरने से बचने के लिए मैंने गैलरी के बाहरी तरफ को खुलने वाली खिड़की का सहारा लिया। मैंने जो कुछ देखा था वो ये था कि पलंग पर नीले 4 खाने की चादर के नीचे कोई लेटा हुआ है। ये ज़रूर कोई आदमी था, कोई और चीज़ नहीं थी, इसलिए कि तकिए पर मुझे साफ तौर पर एक इंसानी सर की शक्ल नज़र आ रही थी और ये आदमी पलंग की पूरी लंबाई पर लेटा हुआ था। इस हालत में ढके हुए सर के साथ लेटा हुआ आदमी मुर्दा ही हो सकता है, जिंदा नहीं। लेकिन ये आदमी मुर्दा नहीं था, क्योंकि सांस लेने और लरजने कांपने की हरकत उसके जिस्म से साफ साफ दिखाई दे रही थी। शाम के छटपटे या रात के वक्त मध्यम मध्यम रोशनी में तो इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन दिन की रोशनी में ऐसा नहीं हो सकता। रात के अंधेरे में तो देखने वाले को हर झाड़ी पर भूत और हर पेड़ पर चुड़ैल का गुमान होता है, लेकिन दिन के उजाले में झाड़ी बहरहाल झाड़ी और पेड़ पेड़ ही नजर आएगा। मैंने चादर के नीचे एक आदमी को मुर्दे की तरह लेटे हुए देखा था, जो मुर्दे की तरह लेटा होने के बावजूद जिंदों की तरह सांस ले रहा था। मैंने सोचा कि अब क्या करूं। सबसे पहले मुझे दरवाजे को दोबारा ताला लगा देना चाहिए, जैसे भी हो, जिस कीमत पर भी हो। सराय वाले को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर मैं डरते डरते खिड़की से हटकर दरवाजे की तरफ आया। जब मैंने चाबी घुमाकर ताला बंद किया तो एक आवाज़ सी पैदा हुई। इसके साथ ही मुझे यूँ लगा जैसे अंदर से कोई लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की तरफ आ रहा हो। मैं सर पर पांव रखकर भागा और अपने कमरे में दाखिल होकर उसे अंदर से ताला लगा लिया। मेरा सारा वजूद बुरी तरह कांप रहा था। मैं जानता था कि मेरी ये कोशिश बेकार है। जो कुछ मैंने उस कमरे में देखा था, उसके सामने बंद दरवाजे
और भारी भरकम ताले कोई हैसियत नहीं रखते थे। लेकिन इसके सिवा मैं कर भी क्या सकता था। अपने कमरे में बंद होकर मैं पूरी तरह लरजते कांपते कुछ देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फौरी तौर पर मेरे दिल में जो ख्याल आया वो यही था कि मुझे इस सराय को फौरन छोड़ देना चाहिए, जिसका एक कमरा किसी भूत का डेरा है। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ही मैं सराय वाले से इस बात का इजहार कर चुका था कि मैं 8-10 दिन और ठहरने का इरादा रखता हूँ। अब अगर मैं अचानक अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दूँ तो क्या उसे शक नहीं होगा कि मैं ऐसी जगहों पर ताक झांक करता रहा हूँ जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। फिर मैं उसका शक कैसे दूर करूँगा। फिर मैंने सोचा कि सराय वाला एक मुद्दत से इस सराय को चला रहा है और उसे इस सराय को छोड़ देने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, या उसे इस भूत के बारे में मालूम है और उसे इसके बावजूद सराय छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ा, या फिर उसे इस भूत के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं, जिसका मतलब यही है कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं। या फिर उसे ये भी मालूम हो सकता है कि इस भूत को कमरे में बंद कर देना ही काफ़ी है। बहरहाल सिचुएशन जो भी हो, डरने और खौफ खाने की कोई ऐसी वजह नहीं। आखिर मैं खुद 15-20 दिन से इस सराय में रह रहा था और अभी तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई थी। इन ख्यालों से मुझे कुछ हौसला मिला। मैंने अपने डर पर काबू पाया। कमरे का दरवाज़ा खोलकर तीनों कमरों की चाबियां वापस अपनी जगह पर रखीं और फिर घूमने के लिए बाहर निकल गया। मैंने सराय में और 8 दिन गुजारे। मैं दोबारा उस दरवाजे के करीब से भी नहीं गुजरा, लेकिन गैलरी में खड़े होकर मैं उस कमरे के अंदर से आने वाली किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश ज़रूर करता। वैसे बावजूद कोशिश के मुझे उस तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। कई बार मेरे जी में आया कि कस्बे वालों से पूछूं कि क्या इस सराय के साथ कोई अजीबो गरीब दास्तान जुड़ी है या नहीं, लेकिन चबूतरे के बारे में बार बार पूछने के बावजूद लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया था। और ये देखते हुए मुझे इस बारे में भी किसी से बात करने का हौसला नहीं हो सका। कुछ मुझे ये ख्याल भी था कि कहीं मेरी इस पूछ गछ की खबर सराय वाले को ना हो जाए। मैं उसके दिल में किसी तरह का भी शक पैदा होने नहीं देना चाहता था कि मुझे सराय के भूत के बारे में मालूम हो चुका था। वैसे मैं ये भी नहीं चाहता था कि इस राज के बारे में साफ तौर पर कुछ मालूम किए बगैर मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं दिन रात बराबर यही सोचता रहा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे मुझे एक बार फिर उस कमरे में झांकने का मौका मिल जाए। आखिर मेरे दिमाग ने एक तरकीब निकाल ही ली। मैंने फैसला किया कि दोपहर के वक्त सराय से रवाना हो जाऊंगा। जब मेरा सामान किराए की गाड़ी में रखा जा रहा होगा तो मैं एक बार फिर अपने कमरे का चक्कर लगाने का इरादा जाहिर करूंगा, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि मेरी कोई चीज़ कमरे में रह तो नहीं गई। फिर मैं उस चाबी की मदद से भूत वाले कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकूंगा और फिर बंद कर दूंगा। मैं जिस पहलू से भी गौर करता था, अपनी ये तरकीब, अपना ये आइडिया मुझे निहायत माकूल यानी बहुत सही नज़र आ रहा था। और हुआ भी कुछ ऐसे ही। जब मैं अपना बिल पे कर चुका और जिस वक्त मेरा सामान गाड़ी में रखा जा रहा था, तो मैंने सराय वाले का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपकी सराय में मुझे घर जैसा आराम मिला। मैं ज़रूर फिर यहाँ आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सराय वाले ने जवाब में कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मेहमानों के आराम का ख्याल रखें। फिर भी कोई कोताही हो गई हो तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा सर। कोताही? मैंने कहा, कमाल करते हैं आप भी। आपका और आपके सराय का कोई जवाब नहीं। जी थैंक यू सर। अरे हाँ, मैंने कहा, मैं ज़रा एक बार फिर अपने कमरे में झांक आऊं, कोई चीज़ तो रह नहीं गई। मैं अभी आया।
और ये कहते हुए मैं दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ गया। अपने कमरे की तरफ जाने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बहुत ही धीमे कदम उठाते हुए भूत वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। चाबी का बंदोबस्त मैंने पहले ही कर रखा था। ताला खोलकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए और अंदर झांक कर देखा। मेरी हंसी निकलते निकलते रह गई। पलंग की पट्टी पर सरकंडों का बना हुआ वो ढांचा सा पड़ा या बैठा था जो माली और किसान अपने बागों और खेतों में चिड़ियों को डराने के लिए लगाते हैं। मैंने सोचा, सराय के पीछे जो बाग है, ज़रूर ये ढांचा उस बाग के माली ने इस कमरे में फेंक दिया होगा। लेकिन फिर खून मेरी रगों में जमने लगा। ये ढांचा सरकंडों का नहीं, हड्डियों का ढांचा था, इंसानी हड्डियों का ढांचा। उसका सर उसके कंधों पर झूल रहा था। उसके हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ और गले में लोहे का ताक था। हड्डियों का ये ढांचा एक जिंदा इंसान की तरह पलंग की पट्टी पर बैठा था और फिर हड्डियों का ढांचा पलंग की पट्टी से उठा और उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम उठाना शुरू किए। हथकड़ियों और बेड़ियों की खड़खड़ाहट बड़ी साफ थी। मैंने धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों की तरफ छलांग लगाई। एक जोर की चीख मेरे मुंह से निकली और फिर मुझे अपने आप का कोई होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो सराय वाला मुझ पर झुका हुआ था और बहुत ही परेशानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे होश में आते देखकर उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक सी नज़र आई, लेकिन फिर वो सर हिलाते हुए अंदाज में कहने लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने आपके आराम का हर तरह से ख्याल रखा हो, आप उनको इसी तरह से सिला दिया करते हैं क्या? मैं सर से पांव तक कट कर रह गया। सराय वाले ने फिर कहा, हमने हर तरह से आपकी सेवा की है, आपको किसी किस्म की शिकायत पैदा नहीं होने दी, और इसका बदला आपने हमें यूं दिया। मैं होश में आ चुका था, लेकिन पूरी तरह से होश में नहीं था। वैसे मैंने सिचुएशन को समझते हुए अपनी इस हरकत पर माफ़ी मांगी और कहा, सर, आपके सराय में मुझे ज़रूर घर जैसा आराम मिला। आप मेरी इस हरकत को मेरी नादानी समझकर माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, अपनी ज़बान पर इस बारे में एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लाऊंगा जिससे आपकी या आपकी सराय की बदनामी हो। सराय वाले को मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल था। एक अजनबी नौजवान की बात पर कोई कहाँ तक एतबार कर सकता है, जबकि मामले का ताल्लुक भी एक रहस्यमयी घटना और किसी भूतिया वजूद से हो। वैसे उसने ज़ाहिरी तौर पर मेरी बात मान ली और फिर कहा, आपको बेहोश देखकर मैंने आपका सामान गाड़ी से उतरवा लिया था और गाड़ी वाले को भेज दिया था। अब अच्छी खासी देर हो चुकी है, आज रात आप यहीं ठहरिए, सुबह चले जाइएगा। इसके लिए आप जो कुछ दे चुके हैं, पे कर चुके हैं, वही काफ़ी है और कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। सराय वाले के इस सलूक से मुझे अपने आप पर कुछ और शर्म आने लगी। मैं उससे नज़रें तक मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बहरहाल वो रात मैंने उसी सराय में सराय वाले के मेहमान के तौर पर गुजारी। मेरा जी वैसे तो बराबर ये चाह रहा था कि ये पूछूं कि वो कौन आदमी था जिसके भूत ने सराय के एक कमरे को अपना डेरा बना रखा है, लेकिन शर्म और खजालत के मारे कुछ कहने की हिम्मत अपने आप में नहीं पा रहा था। अगली सुबह नाश्ते के बाद सराय से रुखसत होने से पहले सराय वाले ने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ कि आपको उस भूत के बारे में जानने का शौक़ है। मैं आपके इस शौक़ को बहुत पहले भांप चुका था, लेकिन बदकिस्मती ये है, मुझे खुद इस बारे में बहुत कम मालूम है। कहते हैं कि बहुत अरसे पहले यहाँ एक जागीरदार होता था। इस इलाके में डाकुओं का एक गिरोह था और वो जागीरदार अंदर ही अंदर उन डाकुओं से मिला हुआ था। ये डाकू अक्सर उसके यहाँ मेहमान हुआ करते थे। एक बार जब वो उसके यहाँ आए हुए थे, पुलिस को खबर हो गई और उन्होंने डाकुओं को गिरफ्तार करने के लिए जागीरदार के मकान पर छापा मारा। डाकुओं ने पुलिस के साथ मुकाबला किया। उस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए और बाकी मौका पाकर भाग गए। उस घटना के बाद डाकू जागीरदार के जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि पुलिस को उनकी मौजूदगी की खबर जागीरदार ने खुद दी है। उसके बाद एक रात मौका पाकर
उन्होंने जागीरदार के मकान पर हमला किया, उसके बीवी बच्चों को जान से मार डाला और खुद उसे हथकड़ियां बेड़ियां डालकर घसीटते हुए उस पत्थरों के बने हुए चबूतरे के पास ले गए और उस चबूतरे पर एक ऊंचा खंबा गड़ा हुआ था। उन्होंने जागीरदार को हथकड़ियों बेड़ियों समेत उस खंबे से लटका दिया और फिर उसे तरह तरह की सजाएं देकर मार डाला। जागीरदार की लाश कई दिन तक उस खंबे से लटकती रही, लेकिन डाकुओं के डर से किसी ने उसे वहां से उतारने की जरूरत नहीं की, क्योंकि डाकू जाते हुए धमकी दे कर गए थे कि जिस किसी ने भी इस लाश को हाथ लगाया वो जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस का एक सिपाही जब लाश उतारने के लिए खंबे पर चढ़ा तो लाश तक पहुंचने से पहले ही गिर कर मर गया। इसके बाद पुलिस ने भी लाश को वहां से उतारने का नाम नहीं लिया और कहते हैं कि किसी परिंदे या गिद्ध को भी लाश के करीब आने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि वो लाश एक रात खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई। खुद ब खुद गायब हो गई? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, सराय वाला बोला। वो लाश कहाँ गई उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से वो कमरा जागीरदार के भूत का डेरा बना हुआ है। लेकिन वो उस कमरे में आया कैसे? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, सराय वाले ने हैरानी से कहा। लेकिन उसके खास इस कमरे में आने की कोई तो वजह होनी चाहिए, मैंने कहा। सराय वाला बोला, वजह तो यही हो सकती है कि ये उसका अपना कमरा था। उसका अपना कमरा? हाँ, शायद आपको मालूम नहीं कि ये सराय असल में उसी जागीरदार का मकान है। मुझे ये सारी बातें इस सराय के पहले मालिक ने बताई थीं। उसका कहना था लाश के खंबे से गायब होने के बाद मछेरे और मल्लाह उस खंबे को मनहूस समझने लगे थे और उन्होंने उसे इसी चबूतरे पर से उठाकर न जाने कहाँ फेंक दिया था। उसने मुझे ये बताया था कि इस कमरे को ताला लगाकर रखना और हाँ, जो बिस्तर पड़ा है उसे अपनी जगह से ना हिलाना, फिर जागीरदार का भूत किसी को परेशान नहीं करेगा। मैंने ऐसा ही किया है और आज तक मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कभी इस कमरे में झांक कर नहीं देखा और ना मुझे इसकी ख्वाहिश ही है, और जागीरदार का भूत भी कमरे से बाहर नहीं आया। अब मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता कि अब भी वो बाहर आएगा या नहीं। बहरहाल आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप इस बारे में अपनी ज़बान बंद रखें तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सराय ही मेरी रोज़ी रोटी है और किसी सराय के बारे में तरह तरह की बातें लोगों की ज़बानों पर आने लगीं तो वो सराय सराय नहीं रहती, जल्द या देर वीराना बन जाती है। मैं अपनी ज़बान बंद रखने का वादा करके सराय वाले से रुखसत हुआ और आज तक इस वादे पर कायम रहा हूँ। इसी वादे की वजह से न मैंने कस्बे का नाम बताया है और न सराय वाले का, लेकिन वो दिन और आज का दिन मैं जब भी अपने बेडरूम में दाखिल होता हूँ तो बिस्तर पर लेटने से पहले बिस्तर की चादर उठाकर ज़रूर देख लेता हूँ कि कहीं उसके नीचे कोई भूत तो लेटा हुआ नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।